अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के एपिसोड 4 जिसका नाम है सेवन, उसमें कई सारे डिटेल्स हैं जो पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल है। ये एपिसोड सिर्फ एक ट्रायल के बारे में नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने मिस कर दी होंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पिछले 3 एपिसोड में हम एशोर को देख रहे थे। ब्राइट सनलाइट थी, सैचुरेटेड कलर्स थे और सब लोग बड़े ही खुश थे। अब सडनली हम एक डजन में हैं जहाँ से ब्लैक, ग्रेस और मडी ब्राउन है। यहाँ इसका यह मतलब है कि डंग की समर अब खत्म हो गई है। अब रियलिटी शुरू हो गई है जो कि कॉल्ड ऑफेंसिव है। नंबर 2, डंजन की छोटी सी विंडो से डंग का फेस दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो प्रिजन बार्स के पीछे है। डंग फिजिकली तो स्टोन वॉल से ट्रैप्ड है, लेकिन एक्चुअली वो वेस्ट के जो सोशल लॉज है उनमें ट्रैप हो चुका है। वह एक हेज नाइट है जिसने प्रिंस को मारा है। यह क्राइम सिर्फ फिजिकल असॉल्ट नहीं है। नंबर 3, डंग एक चूहे से इंटरेक्ट करता है विंडो पे। फर्स्ट वॉच में यह रैंडम मोमेंट लगता है, लेकिन एक्चुअली यह क्रूशियल कैरेक्टर डेवलपमेंट है। डंग फंडामेंटली बहुत जेंटल है, एक एनिमल लवर है जो क्रिएचर के साथ काइंडनेस दिखाता है। हमने देखा है कि वो हॉर्स से कैसे बात करता है। नंबर 4, इसके बाद एक अंदर आता है फुल टारगेरियन मोड में। अब डंग और एक के बीच बात होता है, जहाँ पहले डंग एक हेज नाइट था और एक स्क्वायर था। अब वो एक स्क्वायर से सीधा एक प्रिंस बन चुका है। और यह नोटिस करने वाली चीज यह है कि बाकी सभी टारगेरियंस की तरह एक 3 हेडेड ड्रैगन वाला सिजिल यूज नहीं करता। उसकी कॉस्ट्यूम बड़ी सिंपल है। नंबर 5, तो एक डंग के डायलॉग में बहुत सारे ईस्टर एग्स है। जब डंग कहता है कि मैंने एक नाम के किसी प्रिंस के बारे में नहीं सुना है, तो एक कहता है ये एगन का शॉर्ट फॉर्म है और बताता है कि अब तक 4 एगन ऑलरेडी रह चुके हैं। तो फर्स्ट एगन द कॉन्करर था जिसने वेस्ट को जीता था, कॉन्करर किया था अपने ड्रैगन्स की हेल्प से। उसके बाद एगन 2 आता है जो एलिसेंट ऑफ विसरिस का बेटा है, जिसे हमने हाउस ऑफ ड्रैगन में देखा है। उसके बाद 2 एगन और आते हैं और जो एगन 4 था यानी कि एक से पहले वाला एगन, उसी की वजह से ब्लैक फायर रेबेलियन हुआ था। नंबर 6, इसके बाद जब डग पूछता है कि यह सब नाटक क्यों किया है, तब एक बताता है कि वो डैरेन का स्क्वायर था और डैरेन एक ट्रंक है, उसको नहीं लड़ना था इसलिए ये लोग छुप गए थे। और क्योंकि एक के बाल एकदम प्लेटिनम व्हाइट है तो उसका हेड ही सेव कर दिया। तो हाँ, डैरेन वही बंदा है जो एपिसोड 1 में डंग को कहता है कि उसने उसको सपने में देखा था। नंबर 7, इसके बाद डंग और बेलर की बात होती है जो कि इस एपिसोड की एंडिंग और कहानी के फ्यूचर को फॉर्म करती है। यहाँ 2 पॉइंट्स है। पहला कि बेलर डंग को क्रिमिनल की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसे एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। वो डंग के एक्शंस की मोरल राइटनेस को एक्नॉलेज करता है क्योंकि डंग ने जो किया वो सही किया था, उसने टेंसिल को बचाया था एरियन के क्रूएलिटी से। और दूसरा पॉइंट है जब डंग कहता है कि डोंट ऑल नाइट्स मेक द सेम और टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, और यही वो लाइन है जो बेलर के दिमाग में रह गई होगी। वो लास्ट में सर डंग किंटॉल की तरफ से ट्रायल में पार्टिसिपेट करने आ गया। नंबर 8, डंग को पूरी टारगेरियन फैमिली के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली है कि एरियन के हाथों में यह डैगर होता है। बिल्कुल डंग को चीर रहा है यह डैगर, और एरियन एक्चुअली में यही करने वाला था, लेकिन डंग ने उसके मुंह पे लात मारा था कि वो यह नहीं कर पाया। नंबर 9, जब डंग फैमिली ट्रायल बाय कॉम्बैट डिमांड करता है, तब एरियन कहता है ट्रायल ऑफ 7 होगा। यह मूव न प्योर जीनियस है इन टर्म्स ऑफ क्रुएलिटी। एरियन आर्ग्यू करता है कि डंग ने मल्टीपल क्राइम्स कमिट किए हैं। एक को किडनैप किया जैसा कि डैरेन ने कहा, एरियन पे अटैक किया और वो पपेट शो को डिफेंड किया जो कि प्रोपेगेंडा है। तो ट्रायल बाय 7 एशियन जस्टिस सिस्टम है, इसे एंडलेस फॉलो करते हैं। और लास्ट टाइम यह 100 साल पहले हुआ था, इसी वजह से मेकर और बाकी लोगों को पता तक नहीं है कि ये होता क्या है। नंबर 10, तो मेकर यानी एरियन का बाप वो बंदा है जिसने ब्लैक फायर रेबेलियन लड़ा है और जीता भी है। और जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा ट्रायल बाई से सिर्फ इसलिए चूज कर रहा है क्योंकि डंग उससे साइज में बहुत बड़ा है, तो वो इस बात को इंसल्ट की तरह लेता है। वो अपने बेटों को कमजोर समझता है। नंबर 11, डंग को अब नाइट्स की टीम बनानी है और फॉसवे ब्रदर उसकी हेल्प करने को रेडी है, खास करके स्टीफन फॉसवे जो एपिसोड 1 में अपने छोटे भाई को धो रहा था। हम सबको पता है कि उसने बाद में बिट्रे किया, और यहाँ देखो वो एप्पल को कैसे खा रहा है और इसके हाउस का सीजल भी एप्पल ही है। यहाँ स्टीफन ग्रीन एप्पल को रिप्रेजेंट करता है। यह दिखाती है कि वेस्ट में इज्जत कोई प्योर दिल वाली चीज नहीं होती, बल्कि दिल जैसी होती है। नाइट बनना सिर्फ एक टाइटल है, इससे यह पक्का नहीं होता कि वो इंसान सच में अच्छा या ईमानदार होगा। कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। नंबर 12, जब डंग डैरेन को कन्फ्रंट करता है, तब डैरेन मान लेता है कि वो इतना शराबी और डरपोक क्यों है। असली वजह है उसका ड्रैगन ड्रीम। ये फ्यूचर दिखाने वाले अजीब सपने होते हैं जो टारगेरियंस एंड ब्लड वालों को आते रहते हैं। ड्रैगन ड्रीम्स की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। डेनिस द ड्रीमर ने पहले ही वेलेरिया के बर्बाद होने का सपना देख लिया था, यानी कि डूम ऑफ वेलेरिया। और हाउस ऑफ ड्रैगन में भी हेलेना टारगेरियन को ऐसे ही फ्यूचर वाले सपने आते दिखाए गए हैं। नंबर 13, अब देखो डैरेन यहाँ पे अपने ड्रीम को एक्सप्लेन करता है। एक चीज पहले बता दूं कि हम सबको पता है कि ड्रैगन अब एग्जिस्ट नहीं करते, 90 साल बाद आएंगे डेनेरिस के टाइम पे। डैरेन एक सपना बताता है, उसने सपने में देखा कि टंग का फायर है और एक मरा हुआ ड्रैगन है। ड्रैगन इतना बड़ा है कि पूरे एस्पॉट मिडो को कवर कर दे रहा है और वह डंग के ऊपर गिरा हुआ होता है। फिर भी डंग जिंदा था, ड्रैगन मरा हुआ था। उसको लगता है कि सच में कोई ड्रैगन आएगा, लेकिन यहाँ ड्रैगन का मतलब असली ड्रैगन नहीं बल्कि टारगेरियन रॉयल फैमिली का मेंबर है। यानी कि हो सकता है कि ये सपना हिंट कर रहा है कि आने वाले ट्रायल में आने वाले कुछ दिनों में एक टारगेरियन प्रिंस होगा जो मारा जाएगा डंग के हाथों। यहाँ पर डैरेन यही मेंशन करता है कि उसे नहीं पता कि ड्रैगन को किसने मारा। हो सकता है कि एक टारगेरियन प्रिंस मारेगा, लेकिन डंग उसे मारने वाला नहीं होगा। नंबर 14, अब बात करते हैं बर्थ ऑफ हाउस फॉसवे यानी रेड एप्पल की। देखो आगे चल के फॉसवे हाउस रेड और ग्रीन एप्पल में डिवाइड हो जाता है और उसकी शुरुआत यहाँ हो चुकी है। डंग के पास नाइट की कमी हो जाती है और तब ल्यूनियन बराथियन रेमन को नाइट बना देते हैं। रेमन लिटरली अपना हाउस स्प्लिट कर रहा है और ये ज्यादातर आपस में लड़ रहे होंगे। नंबर 15, तो डंग आया हुआ है टेंसिल के टेंट में अपनी सीट लेने, और यहाँ उस फ्लोरिन द पूल के
हेड को पकड़ के रखता है। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो यहाँ वो टेंसिल को याद कर रहा है। नंबर 16। इसके बाद डंक जब टोनी ग्राउंड की तरफ जाता है तो रात में बारिश होने की वजह से टोनी ग्राउंड अब मडी स्लम बन गया है, जहाँ पर बैनर्स भीग चुके हैं, टेंट्स कोलैप्स हो चुके हैं। ये विजुअल शिफ्ट सिंबॉलिक है। टूर्नामेंट की ग्लोरी अब फेड हो चुकी है, अब रियलिटी आ चुकी है और रियलिटी बहुत ज्यादा डार्क है। नंबर 17। अब बात करते हैं आखिर डंक की टीम में कौन कौन है। सबसे पहले सर लियोनियर ब्राथियन जो कि ग्लोरी सीकर है। उसके बाद सर हम्फ्रे हार्डिंग, वो रेवन सीकर है क्योंकि उनके हॉर्स को मार दिया गया था, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। तो वह एरिन से बदला लेना चाहते हैं। उसके बाद वो सर हम्फ्रे बिस्बरी, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ब्रदर इन लॉ है सर हम्फ्रे हार्डिंग के। फिर आते हैं सर रॉबिन राइजलिंग, जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था और एक इनको जानता है क्योंकि यह मेडस नाइट है वेस्टरोस के। यह एक तरीके से जस्टिस सीकर है। अगर क्राउन लॉर्ड्स के अगेंस्ट जाएगा तो सर रॉबिन राइजलिंग क्राउन के अगेंस्ट जाएंगे। इसके बाद आता है सर रेमन फॉसवे। हाँ, अब वो सर बन चुके हैं क्योंकि वो न्यूली नाइट है। और फिर है अपना 6 मेंबर यानी कि सर डंकिन द टॉल। लेकिन यहाँ पर एक नाइट कम है, यही तो सस्पेंस है कि 7th कौन होगा। नंबर 18। तो यहाँ लियोनियर ब्राथियन कहता है कि वो यह मौका नहीं छोड़ सकता। वो किंग्स गार्ड के व्हाइट आर्मर को ब्लड में भीगे हुए देखना चाहता है। तो हाँ, डंक की तरफ से 3 नाइट्स फाइट करने वाले हैं, जिनको हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था। इन तीनों नाइट्स के नाम है सर डोनाल्ड, सर रोनाल्ड और सर विलियम। नंबर 19। तो डंक एक नाइट शॉट है, इसलिए वो स्पीच देता है और कोशिश करता है कोई ऑडियंस में से कोई 2 नाइट होगा जो साथ में लड़ेगा। तब ऑडियंस में से हमें डेमन लैनिस्टर दिखता है। हाँ, वही जिसको सर आर्लॉन्ग ने अनहॉर्स कर दिया था, मैंने पिछले बैकग्राउंड में बताया भी है। और यहाँ एक नाइट खड़ा होता है जिसका नाम है ऑर्थो ब्रेकर। यह एक घटिया हरकत करता है, लेकिन इसकी भी एक कहानी है। नंबर 20। तो जब रेमन डंक को कहता है कि मुझे नाइट बना दो ताकि मैं साथ लड़ सकूं, तब डंक बहुत ज्यादा हेजिटेट करता है। वो रेमन को जान खतरे में नहीं डालना चाहता, पर मुझे लगता है कि डंक यहाँ पर हेजिटेट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो खुद एक इम्पोस्टर है। उसको कभी ऑफिशियली नाइट बनाया ही नहीं गया, तो रेमन के नाइटहुड को एक झूठ की नींव नहीं देना चाहता। और तभी लियोनियर ब्राथियन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, वो रेमन को नाइटहुड बना देता है। नंबर 21। डंक क्राउड की तरफ शाउट करता है। वो कहता है आर देयर नो ट्रू नाइट्स अमंग यू। और तभी एंट्री होती है 7 नाइट की, और यह बेलर है। और यह अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इस एज को सेटअप कर दिया गया था। नंबर 22। यहाँ पर एक हिंट ऑलरेडी मिल गया था कि बेलर ही होगा वो 7 नाइट, क्योंकि वो अपनी सीट पर बैठा ही नहीं था। अब क्योंकि डंक की स्पीच चल रही थी, वो बहुत ज्यादा डिस्परेट था और 7 नाइट का ना होना व्यूअर्स को पैनिक कर रहा था, तो इस वजह से कोई नोटिस ही नहीं कर पाया कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। नंबर 23। मेकर कहता है हैव यू टेकन लीव ऑफ योर सेंसेस, दिस मैन अटैक्ड माय सन। बेलर का रिस्पॉन्स यहाँ बड़ा ही डिफाइंड मोमेंट है। वो कहता है दिस मैन प्रोटेक्टेड द इनोसेंट एज एवरी 2 नाइट मस्ट, लेट द कोर्ट डिसाइड इज ही राइट और रॉन्ग। बेलर मोरली अनाउंस कर रहा है कि डंक सही था, लीगली नहीं मोरली वो डिवाइन जजमेंट को इन्वोक कर रहा है। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है और पहली बार एपिसोड ने धोखा ना देते हुए गेम ऑफ थ्रोन के म्यूजिक को यूज किया, जो कि रिक्रिएट किया गया है इस शो के लिए। मैं तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने क्या क्या नोटिस किया। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।